पिछले स्पॉइलर में यह उल्लेख किया गया था कि लो फेंग अमर हत्यारे के आत्मविनाश से बच गया था। क्या आप उत्सुक हैं कि हत्या के प्रयास के लिए सीमित समय उपलब्ध होने के बावजूद अमर हत्यारे ने दिव्य साम्राज्य टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके भागने का विकल्प नहीं चुना, अस्थायी रूप से छिप गया और बाद में हत्या करने के एक और अवसर की प्रतीक्षा की? ऐसा इसलिए है क्योंकि डिवाइन किंगडम टेलीपोर्टेशन स्थानिक उतार चढ़ाव को पीछे छोड़ देता है जो लगभग 1 मिनट तक रहता है, जो एक ब्रह्मांड के लिए अमर के दिव्य साम्राज्य के स्थान को इंगित करने के लिए काफी लंबा है। सामान्य परिस्थितियों में एक ब्रह्मांड आदरणीय आसानी से एक अमर के दिव्य राज्य को नष्ट कर सकता है। एक बार जब उनका दिव्य राज्य खो जाता है तो एक अमर की ताकत कभी नहीं बढ़ सकती है और उन्हें अपनी दिव्य शक्ति की कमी के कारण मृत्यु का सामना भी करना पड़ सकता है। इस प्रकार डिवाइन किंगडम टेलीपोर्टेशन के माध्यम से भागने और लो फेंग पर एक और हत्या का प्रयास करने से सफलता की लगभग शून्य संभावना होती। तुलनात्मक रूप से एक करीबी सीमा के आत्मविनाश से उत्पन्न भयानक गर्मी और शॉकवेव की सफलता दर लो फेंग को मारने में 90% से अधिक थी। एक आत्मा गुलाम सेवक के रूप में अमर हत्यारे को आत्मविनाश चुनने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। यह ठीक आत्मा दासों का भयानक पहलू है। हालांकि हत्यारे ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लो फेंग के पास क्लोन थे। सामान्य परिस्थितियों में मानव योद्धाओं के पास क्लोन नहीं होते हैं जब तक कि वे अत्यंत दुर्लभ गुप्त तकनीकों की खेती नहीं करते हैं। हालांकि ऐसी तकनीकें आमतौर पर महत्वपूर्ण सीमाओं के साथ आती हैं, जैसे कि क्लोन बहुत दूर भटकने में असमर्थ होते हैं। बेशक अगर कोई कानून के कुछ महान दांव में पर्याप्त रूप से उच्च स्तर की महारत हासिल करता है तो वे वास्तव में अकेले सरासर ताकत के माध्यम से कई क्लोन बना सकते हैं, लेकिन इस तरह के दायरे तक पहुंचने के लिए कम से कम एक शाश्वत सच्चे भगवान की शक्ति की आवश्यकता होगी। कथानक पर लौटते हुए, जैसा कि कृत्रिम बुद्धि ने प्रोटोकॉल का पालन किया और तैनात यूनिवर्स आदरणीय को सूचना प्रेषित की, वह जल्दी से घटनास्थल पर पहुंचा। लो फेंग ने तब घटना का विस्तृत विवरण प्रदान किया। स्वाभाविक रूप से वह पूर्ण सत्य को प्रकट नहीं कर सकता था, खासकर जब यह उसके अपने रहस्यों की बात आती है तो वह उन्हें छिपाने के लिए केवल सावधानी पूर्वक तैयार किए गए झूठ का उपयोग कर सकता था। उदाहरण के लिए एक डोमेन मास्टर स्तर 9 ने 9वें रैंक के विश्व मास्टर के आध्यात्मिक ऊर्जा हमले का सामना कैसे किया और एक अमर हत्यारे के हमले से कैसे बच गया। सावधानी पूर्वक विचार विमर्श और गणना के बाद लो फेंग ने अंततः एक स्पष्टीकरण गढ़ने का फैसला किया, जहां उन्होंने दावा किया कि उनके विश्व मास्टर स्तरीय आत्मा सेवक और अंगरक्षक ने आसानी से विश्व मास्टर हत्यारे का बचाव किया और उनके नौकर ने फिर एक फायर डिवाइन क्रिस्टल में विस्फोट किया, अमर हत्यारे के साथ मिलकर नष्ट हो गया। यह स्पष्टीकरण युद्ध के निशान और दृश्य में सुस्त ऊर्जा के आधार पर सबसे तार्किक था। लो फेंग के खाते को सुनने के बाद ब्रह्मांड आदरणीय ने उसके लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाया। इसके बजाय उन्होंने रिपोर्ट संकलित की, अपना निर्णय लिया और स्टारफील्ड स्क्रैपयार्ड के मामलों के प्रभारी 5 राजा अमरों को अनुवर्ती हैंडलिंग सौंप दी। हालांकि भले ही लो फेंग के झूठ लगभग निर्दोष थे, प्रभारी व्यक्तियों में से एक राजा यानजू या राजा दुहस्वप्न मोमबत्ती के रूप में जाना जाता है, किसी भी विसंगतियों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित अपनी जांच में अथक बने रहे। किंग नाइटमेयर कैंडल ने पहली बार मांग की कि लो फेंग अपनी आत्मा की सुरक्षा जारी करे ताकि वह अपनी यादों को पढ़ने के लिए सीधे आत्मा की खोज कर सके। आखिरकार यादों को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। हालांकि किसी की आत्मा की सुरक्षा को पूरी तरह से जारी करना बेहद खतरनाक है, क्योंकि अगर आत्मा की खोज करने वाला व्यक्ति बीमार इरादे को परेशान करता है और जानबूझकर प्रक्रिया में हेरफेर करता है तो इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सबसे अच्छा, लो फेंग की यादें अव्यवस्थित हो सकती हैं। सबसे खराब, वह मस्तिष्क क्षति का सामना कर सकता है और सोचने की अपनी क्षमता खो सकता है। एक योद्धा के लिए मौत के बराबर परिणाम। जब लो फेंग ने अनुपालन करने से इनकार कर दिया तो किंग नाइटमेयर कैंडल ने फायर डिवाइन क्रिस्टल के स्रोत पर सवाल उठाने के लिए अपना ध्यान केंद्रित किया। आखिरकार फायर डिवाइन क्रिस्टल बेहद महंगे हैं, यहाँ तक कि प्राइमर्डियल शून्य स्पेस से एक डोमेन मास्टर स्तरीय प्रतिभा के लिए एक को वहन करना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। अकेले इस तथ्य को छोड़ दें कि लो फेंग के पास खरीद का कोई सबूत नहीं था। हालांकि किंग नाइटमेयर कैंडल ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लो फेंग के पास न केवल एक ही 9 ग्रेड लेजर बंदूक थी, बल्कि दुर्लभ खजाने का खजाना भी था, जिससे उनके वित्तीय संसाधन सामान्य अमर लोगों से कहीं बेहतर थे। इनकी तुलना में लो फेंग के लिए फायर डिवाइन क्रिस्टल प्राप्त करना मुश्किल नहीं था। आखिरकार खरीद के सबूत की कमी का मतलब यह नहीं था कि यह प्राप्त करना असंभव था कि विशेष चैनलों के माध्यम से कई वस्तुओं का कारोबार किया जाता है जो कोई लेनदेन रिकॉर्ड नहीं छोड़ते हैं। बेशक यह केवल लो फेंग का बहाना था जो राजा दुहस्वप्न मोमबत्ती के तर्क का मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। वास्तव में उनकी लेजर बंदूक और दुर्लभ खजाने दोनों लूट थे जो उन्होंने खरीद के बजाय हताश स्तर के मिशनों से प्राप्त किए थे। हालांकि चूंकि कोई भी इन अनुभवों को सत्यापित नहीं कर सकता था, इसलिए किंग नाइटमेयर कैंडल के पास उसका खंडन करने का कोई आधार नहीं था। यह देखते हुए कि वित्तीय जांच अप्रभावी थी,
किंग नाइटमेयर कैंडल ने अपना ध्यान लो फेंग के कथित आत्मा सेवक की ओर लगाया। एक डोमेन मास्टर के लिए एक विश्व मास्टर को गुलाम बनाना लगभग असंभव है। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि आत्मा दास्ता तकनीक अत्यंत दुर्लभ है और खामियों को प्रकट किए बिना निष्पादित करना मुश्किल है। हालांकि किंग नाइटमेयर कैंडल को यह एहसास नहीं था कि लो फेंग के यूमो स्टारशिप के खुले उपयोग का मतलब था कि उन्हें अब यूमो प्लैनेट के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी पहचान छिपाने की जरूरत नहीं थी। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के एक साथी सदस्य के रूप में किंग लॉन्ग जू को स्वाभाविक रूप से लो फेंग की पृष्ठभूमि की कुछ समझ थी और वह उसके लिए प्रतिज्ञा करने में सक्षम था। इसके अलावा पूरे कियान वो यूनिवर्स देश के भीतर केवल कुछ 100 अमर थे, फिर भी अकेले हु यानबो का 9 अमर स्तर की आत्मा दासों पर नियंत्रण था, जिसने उन्हें काफी प्रसिद्ध बना दिया। इसलिए लो फेंग के लिए हु यानबो की आत्मा दास्ता तकनीक का वारिस होना पूरी तरह से उचित था। इसके अतिरिक्त ब्रह्मांड स्तर के दास लो फेंग ने पहले खरीदे थे, पूरी तरह से जीवन चिप्स से बंधे थे, जिससे वे अपने स्वामी के आदेशों की अवहेलना करने में पूरी तरह से असमर्थ हो गए। ऐसी परिस्थितियों में एक मजबूत योद्धा को गुलाम बनाना किसी भी तरह से असंभव नहीं था। और एक बार जब कोई आत्मा गुलाम बन गया, जब तक कि उनके पास पर्याप्त प्रतिभा थी, अपने स्वामी के प्रचुर संसाधनों के साथ ब्रह्मांड स्तर से विश्व मास्टर स्तर तक आगे बढ़ना एक स्वाभाविक प्रगति थी। यूं तो दी फैन इसका सबसे अच्छा उदाहरण थे। हालांकि लो फेंग की निर्दोष प्रतिक्रियाओं के बावजूद किंग नाइटमेयर कैंडल हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने गुप्त रूप से अपने अमर अधीनस्थों में से एक को आदेश दिया, जो आग में विशेषज्ञता रखते थे, एक टूटे हुए हथियार को पुनः प्राप्त करने और इसे अमर हत्यारे द्वारा पीछे छोड़े गए अवशेष के रूप में छिपाने के लिए। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि अमर हत्यारा वास्तव में एक अग्नि अमर था और घटनास्थल पर आग के निशान उसके आत्मविनाश के कारण हुए थे। इसके साथ उन्होंने फायर सोर्स क्रिस्टल के बारे में लो फेंग के दावे को पलटने का प्रयास किया, यहाँ तक कि उन्होंने लो फेंग पर सीधे मुकदमा चलाने और उन्हें स्टारफील्ड जेल में कैद करने के बहाने के रूप में इसका उपयोग करने की मांग की, ताकि वहां की खतरनाक परिस्थितियों का लाभ उठाकर उन्हें चुपचाप खत्म कर दिया जा सके। हालांकि उपस्थित राजा अमर राजा दुहस्वप्न मोमबत्ती द्वारा लो फेंग को जानबूझकर निशाना बनाने से हैरान थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। कारण सरल था, राजा दुहस्वप्न मोमबत्ती के पिता एक ब्रह्मांड आदरणीय थे, जो 9 तलवार आदरणीय से भी अधिक शक्तिशाली थे। इसके अलावा किंग नाइटमेयर कैंडल उनका इकलौता बेटा था, जिसे बचपन से ही पोषित और लाड़ प्यार किया जाता था, जिसने उनके अभिमानी और दबंग स्वभाव को बढ़ावा दिया। यहाँ तक कि अन्य राजा अमर भी अपने पिता के अधिकार के डर से उसे अपमानित करने में संकोच करते थे। हालांकि राजा झेन यान डर से डरने वालों में से नहीं था। अपनी धार्मिकता के लिए जाना जाता है, वह किंग नाइटमेयर कैंडल के दबंग स्वभाव से कभी पीछे नहीं हटे थे। इसके बजाय उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसे सबक सिखाया था। किंग नाइटमेयर कैंडल ने किंग जेन यान को कई बार चुनौती दी थी, लेकिन बार बार और अपमानजनक रूप से पराजित हुए, जिससे वह पूरी तरह से अपमानित हो गए। नतीजतन उन्होंने राजा झेन यान के खिलाफ एक तीव्र शिकायत की, इसे कभी नहीं जाने देने की कसम खाई। चूंकि वह खुद राजा झेन यान के खिलाफ शक्तिहीन था, इसलिए उसने अपना ध्यान लो फेंग की ओर लगाया, जो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। अब जब एक अफसर ने आखिरकार खुद को प्रस्तुत किया था, तो वह किसी भी तरह से लो फेंग को दोषी ठहराने के लिए दृढ़ था, भले ही उसके आरोप निराधार हों। स्थिति को गंभीर होते देख लो फेंग के पास राजा जेन यान 9 तलवारों के आदरणीय और यहाँ तक कि तियानशी पैलेस के मास्टर के नामों का आह्वान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि राजा दुहस्वप्न मोमबत्ती को प्राधिकरण के बिना वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के एक मुख्य सदस्य को हिरासत में लेने के परिणामों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया जा सके। जबकि राजा दुहस्वप्न मोमबत्ती के पिता 9 तलवारों से डर नहीं सकते थे, वह तियानशी पैलेस के मास्टर के खिलाफ पूरी तरह से शक्तिहीन थे। यदि राजा अमर मानव जाति की शक्ति संरचना में सबसे निचले पायदान पर कब्जा कर लिया और यूनिवर्स वेनेरेबल्स मध्य स्तर के थे, तो तियानशी पैलेस के मास्टर ऊपरी मध्य स्तर में थे, यदि वास्तविक ऊपरी सोपानक नहीं था। आखिरकार वह अकेले ही पूरे ब्लड रिवर वर्ल्ड में विस्मय का आदेश दे सकता था, आसानी से यूनिवर्स वेनेरेबल्स को मार सकता था और यहाँ तक कि ताकत में एक साधारण यूनिवर्स मास्टर को भी टक्कर दे सकता था। वह वास्तव में एक भयानक अस्तित्व था। तियानशी पैलेस के मास्टर का नाम सुनकर भले ही राजा दुहस्वप्न मोमबत्ती अनिच्छुक था, वह लो फेंग के संबंध की प्रामाणिकता को सत्यापित नहीं कर सका। इस प्रकार उसने लो फेंग को स्टारफील्ड जेल भेजने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसके पास स्क्रैपयार्ड स्टारफील्ड के भीतर एक महल में अस्थायी रूप से उसे सीमित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ ही समय बाद किंग लॉन्ग जू वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के एक यूनिवर्स आदरणीय के आदेश के साथ पहुंचे, जिससे लो फेंग की रिहाई सुनिश्चित हुई। आखिरकार पर्याप्त सबूत के बिना वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी कभी भी बाहरी बल को मनमाने ढंग से अपने मुख्य सदस्यों में से एक को संभालने की अनुमति नहीं देगी।
इसके अलावा लो फेंग को पहले से ही हजारों में सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभा के रूप में स्वीकार किया गया था, यदि दसियों हजार नहीं तो पिनेकल जीनियस बैटल के संस्करण। किसी के लिए भी अपनी पहली योग्यता लड़ाई में पदोन्नति अर्जित करना बेहद दुर्लभ था, और उनकी आश्चर्यजनक क्षमता ने लंबे समय से कई राजा अमर और यहाँ तक कि यूनिवर्स वेनेरेबल्स का ध्यान आकर्षित किया था। बदला लेने की अपनी योजना को नाकाम करने के साथ राजा दुःस्वप्न मोमबत्ती केवल चुपचाप अपने अधीनस्थों को पृथ्वी पर अपनी दिव्य शक्ति छाप भेजने का आदेश दे सकता था। इस तरह वह दिव्य राज्य टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके तुरंत ग्रह पर उतर सकता था। इससे संकेत मिलता था कि एक आसन्न संकट एक बार फिर पृथ्वी को घेरने वाला था। फिर भी लो फेंग पूरी तरह से अनजान रहे। अपनी स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने के बाद लो फेंग किंग लॉन्ग जू के साथ उच्चतम गुणवत्ता वाले ज़र्ग अवशेषों का चयन फिर से शुरू किया। वास्तव में वह कहीं अधिक ज़र्ग अवशेष की तुलना में वह खरीदा था हासिल कर लिया था। ज़र्ग योद्धाओं की खेती करने के लिए इरिना की दुर्जेय क्षमता के साथ लो फेंग ने अनुमान लगाया कि कुछ ही 100 वर्षों में वह आकार में 1 मिलियन से अधिक ज़र्ग सेना की कमान संभाल सकता है। इसके अतिरिक्त ज़र्ग अवशेषों की सरासर मात्रा के कारण लो फेंग ने खरीदा था। लेन देन की राशि एक सीमा तक पहुंच गई थी जिसने उसे स्क्रैपयार्ड पर्वत में एक मुफ्त खजाने की खोज प्रदान की थी। इस प्रकार अपने चयन करने के बाद उन्हें स्क्रैपयार्ड पर्वत में 1 साल के खजाने शिकार अभियान को शुरू करने के लिए 2 गाइडों द्वारा नेतृत्व किया गया था। तथाकथित स्क्रैपयार्ड पर्वत युद्ध के अवशेषों को संसाधित करने वाले बुद्धिमान प्रणालियों द्वारा अनगिनत वर्षों में छोड़े गए मलबे के विशाल संचय थे। इन छोड़ी गई सामग्रियों, जिनका कोई व्यावसायिक मूल्य नहीं माना जाता है, पूरे स्टारफील्ड में अथाह मात्रा में ढेर हो गई थीं। हालांकि वर्गीकरण में कभी कभी त्रुटियों के कारण अमूल्य खजाने की एक अत्यंत दुर्लभ संख्या को गलती से मना कर दिया गया होगा। यदि कोई पर्याप्त भाग्यशाली था तो वे एक राजा अमर की संपत्ति के बराबर खजाने का पता लगा सकते थे। हालांकि इस तरह की घटना की संभावना बेहद पतली थी। अपनी वर्तमान स्थिति में लो फेंग के लिए स्क्रैपयार्ड पहाड़ में पाए जाने वाले साधारण सामान अब उनकी रुचि को कम नहीं कर सकते थे। जैसे खजाना शिकार गतिविधि कम महत्व के साथ एक आकस्मिक शगल की तरह महसूस हुई। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अपनी खोज शुरू करने के कुछ ही समय बाद वह बेहोश होकर एक कमजोर बल को महसूस करेंगे जो उन्हें पुकार रहे थे। इस सम्मन के स्रोत के बाद वह यह जानकर चौंक गया कि बल काले युद्ध कवच के एक टुकड़े से उत्पन्न हुआ था। जैसे ही लो फेंग ने संपर्क किया, टुकड़ा अपनी इच्छा के अधिकारी लग रहा था और अचानक उसकी ओर बढ़ गया। यदि मो यूं कवच की सुरक्षा के लिए नहीं तो टुकड़ा सीधे उसके शरीर में विलीन हो सकता था। इसके मूल्य और कार्य की जांच करने के लिए लो फेंग ने जानबूझकर मो यूं कवच को वापस ले लिया और टुकड़े को अपनी बाह में विलय करने की अनुमति दी। तुरंत एक सुरक्षात्मक आर्म गार्ड का गठन हुआ, जिससे उसकी बाह की ताकत 9वें रैंक के विश्व मास्टर के स्तर तक बढ़ गई। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण था कि लो फेंग का मानव क्लोन वर्तमान में केवल 9वीं रैंक डोमेन मास्टर स्तर पर था। फिर भी अकेले इस टुकड़े की शक्ति के साथ वह सीधे 9वीं रैंक के विश्व मास्टर स्तर तक पहुंच सकता था। इससे संकेत मिलता है कि टुकड़े का मूल्य एक साधारण हथियार से कहीं अधिक है। आखिरकार प्रवर्धन गुप्त तकनीकों को अत्यधिक बेशकीमती माना जाता था क्योंकि उन्होंने योद्धाओं को अपनी शारीरिक सीमाओं को तोड़ने में सक्षम बनाया था। हालांकि हर कोई प्रवर्धन गुप्त तकनीकों को सफलतापूर्वक विकसित नहीं कर सकता था, जहां रक्तरेखा, आनुवंशिकी और व्यक्तिगत प्रतिभा जैसे कारकों ने प्रतिबंध लगाए थे। उदाहरण के लिए लो फेंग एक दिव्य जनरल की विरासत में मिला है, एक मानसिक शक्ति प्रवर्धन 3000 गुना से अधिक हासिल किया था। इसी तरह राजा झेन यान ने एक अजय शीर्षक वाले राजा के रैंक तक पहुंचने के लिए एक अद्वितीय प्रवर्धन गुप्त तकनीक का उपयोग किया था। ऐसी उपलब्धियां सामान्य योद्धाओं की पहुंच से बहुत दूर थीं। इस प्रकार इस तरह के भयानक प्रवर्धन प्रभाव पैदा करने में सक्षम एक टुकड़े का सरासर मूल्य स्वयं स्पष्ट था। टुकड़े की क्षमता का एहसास होने पर लो फेंग ने तुरंत गाइड से अनुरोध किया कि वह उसे बड़े पैमाने पर खोज के लिए स्क्रैपयार्ड पर्वत के विभिन्न क्षेत्रों में ले जाएं। कोई भी स्थान जहां उन्होंने कॉलिन को महसूस किया, उनके खजाने की खोज का एक प्रमुख केंद्र बन गया। बेशक बुद्धिमान प्रणाली से संदेह पैदा करने से बचने के लिए उसने जानबूझकर अपने वास्तविक उद्देश्य को कवर करने के लिए कवच के टुकड़ों के अलावा कुछ अन्य मलबे एकत्र किए। अपनी खोज के दौरान लो फेंग ने पाया कि संतृप्ति तक पहुंचने से पहले ये टुकड़े एक दूसरे के साथ विलय कर सकते हैं, और जैसे जैसे संलयन की डिग्री बढ़ती गई, उनके भीतर निहित शक्ति मजबूत होती गई। इसके अलावा उसने एक अप्रत्याशित खोज की, एक चांदी का कवच टुकड़ा जो काले कवच के टुकड़ों की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। हालांकि चांदी के कवच के टुकड़े बेहद दुर्लभ थे। लगभग 1 साल की सावधानी पूर्वक खोज के बाद लो फेंग ने आखिरकार काले कवच के टुकड़ों का एक पूरा सेट इकट्ठा किया। जब उसने सभी टुकड़ों को अपने शरीर में मिला दिया और उन्हें सक्रिय कर दिया तो युद्ध कवच का एक पूरा सेट तुरंत उसे कवर कर गया। इसे युद्ध कवच कहने के बजाय इसे एक बेजोड़ हथियार के रूप में वर्णित करना अधिक सटीक होगा। कवच ने न केवल अत्यधिक शारीरिक सुरक्षा प्रदान की, बल्कि आत्मा के हमलों को भी काफी कमजोर कर दिया।
सबसे महत्वपूर्ण बात, इसने पहनने वाले की आधार शक्ति को बहुत बढ़ाया। हालांकि लो फेंग का मानव शरीर केवल डोमेन मास्टर स्तर पर होने के कारण उनकी सीमित शक्ति ने उन्हें कवच की क्षमता के 10वें हिस्से से भी कम का उपयोग करने की अनुमति दी। इसके विपरीत गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट इसके लिए स्वाभाविक रूप से एकदम सही मैच था। विश्व मास्टर स्तर तक पहुंचने के बाद गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट की आधार ताकत पहले से ही मानव विश्व मास्टर की तुलना में कम से कम 10 गुना थी। जब पूर्ण युद्ध कवच के साथ जोड़ा जाता है तो इसकी युद्ध शक्ति मानव विश्व मास्टर की तुलना में 1000 गुना बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में, भले ही गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट केवल विश्व मास्टर स्तर पर था, कवच सक्रिय होने के साथ इसकी युद्ध शक्ति पहले से ही एक अमर सेना प्रभु के शिखर पर पहुंच गई थी, यहाँ तक कि एक मार्क्विस अमर के करीब भी। इस तरह के एक आश्चर्यजनक बढ़ावा बस अकल्पनीय था। जरा सोचिए, अगर लो फेंग ने अमर हत्यारे का सामना करने से पहले यह पूरा युद्ध कवच प्राप्त कर लिया होता तो गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट हत्यारे को पूर्ण प्रभुत्व के साथ कुचलने में सक्षम होता। इससे भी अधिक भयानक तथ्य यह था कि यदि विभिन्न प्रवर्धन गुप्त तकनीकों द्वारा और बढ़ाया जाता है तो गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट की ताकत संभावित रूप से एक मार्क्विस अमर की दहलीज को पार कर सकती है, जिससे यह एक ही हड़ताल के साथ अमर हत्यारे को मिटा सकता है। बार बार दर्जनों या सैकड़ों बार हमला करते हुए अमर हत्यारे को अंततः अपने निधन का सामना करना पड़ेगा। कोई आश्चर्यचकित हो सकता है, क्या गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट के विशाल शरीर को भारी मात्रा में काले कवच के टुकड़ों की आवश्यकता नहीं होगी? हालांकि यह मामला नहीं था। युद्ध कवच स्वतंत्र रूप से अपने आकार को समायोजित कर सकता था, इसलिए आवश्यक टुकड़ों की कुल मात्रा मानव क्लोन के समान थी। इसके अलावा, जबकि काले कवच के टुकड़ों का संलयन लगातार उनकी शक्ति को बढ़ा सकता है, एक बार जब वे संतृप्ति तक पहुंच गए तो अधिक टुकड़े जोड़ने से अब युद्ध की ताकत में और सुधार नहीं होगा। दुर्भाग्य से, जब तक खजाना शिकार की अवधि समाप्त हुई तब तक लो फेंग केवल युद्ध कवच का एक पूरा सेट इकट्ठा करने में कामयाब रहे। हालांकि ध्यान देने योग्य बात यह थी कि जब तक एक क्लोन ने गुप्त मैनुअल की खेती की थी तब तक यह कवच को सक्रिय कर सकता था। दूसरे शब्दों में, उसका मानव शरीर और गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते थे। टुकड़ों को और इकट्ठा करने के लिए लो फेंग ने निर्णायक रूप से स्क्रैपयार्ड स्टारफील्ड की पूरक खजाना शिकार सेवा खरीदी। बाहरी लोगों के लिए वह अपनी प्रतिभा को बर्बाद कर रहा था। बेकार स्क्रैप पर इस हद तक जुनूनी था कि किंग लॉन्ग जू भी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसे इसके खिलाफ सलाह दे सकता था। आखिरकार लो फेंग के स्तर पर उन्हें बेकार प्रतीत होने वाले कार्यों पर समय बिताने के बजाय अपनी ताकत बढ़ाने के लिए साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हालांकि वे बस थाह नहीं ले सकते थे कि इन अगोचर काले कवच के टुकड़ों में ऐसी आश्चर्यजनक शक्ति थी। कल्पना कीजिए कि अगर पूरी मानव जाति इस युद्ध कवच को पहन सकती है तो यह अलौकिक युद्ध के मैदान की गतिशीलता को कैसे नई आकृति प्रदान करेगी। ध्यान रखें कि वर्ल्ड मास्टर्स की संख्या अमर से कहीं अधिक है। यदि हर विश्व मास्टर गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट की तरह एक अमर सेना भगवान की चरम युद्ध शक्ति को उजागर कर सकता है तो मानवता की समग्र शक्ति कितनी भयानक हो जाएगी। उस समय विदेशी जातियों का सामना करते समय मानवता को अब केवल मुट्ठी भर चोटी के पावर हाउस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके बजाय पूरी दौड़ की लड़ाकू ताकत गुणात्मक परिवर्तन से गुजरेगी। कहा जा रहा है, क्या लो फेंग का यह नया अधिग्रहित युद्ध कवच आपको विस्मय में छोड़ देता है? टिप्पणियों में अपने विचार साझा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। यहाँ तक कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक अद्भुत दिन की शुभकामनाएं।